आर्यभट्ट स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8 के प्रकाश चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकाश चैप्टर में हम लोग प्रकाश के बारे में भी जानेंगे और इसके अलावे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, दर्पण और लेंस और साथ ही साथ इसमें मानव नेत्र के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, हालांकि प्रकाश का हमने एक क्लास 7 में प्रकाश चैप्टर का वीडियो अपलोड किया है हमने। ठीक है, सेम टू सेम जितना 7 में पढ़ना है उतना ही 8 में भी पढ़ना है। थोड़ा सा 8 में ज़्यादा दिया गया है पढ़ने के लिए, कह सकते हैं मानव नेत्र, और कुछ पॉइंट्स जो है वो थोड़ा सा 8 क्लास में ज़्यादा दिया गया है। बाकी 7 और 8 दोनों का सेम टू सेम वही है प्रकाश। ठीक है, देखिए 7 क्लास वाला अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, जो 7 के हैं वो 7 क्लास वाला देखिएगा, जो 8 के हैं वो 8 क्लास वाला देखिएगा। ठीक है, तो आज जो है वो 8 क्लास का वीडियो है। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में जानते हैं। सबसे पहले प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऐसा कारक होता है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या देखने की अनुभूति होती है। ठीक है, प्रकाश का है। अब कहा जाता है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा, हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें से सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट है ही प्रकाश। हर हाल में हमें प्रकाश चाहिए ही चाहिए वस्तु को देखने के लिए। और दूसरा जो चाहिए वो चाहिए नेत्र। क्या चाहिए? नेत्र। यानी अगर ये दोनों रहेंगे तभी हम वस्तु को देख पाएंगे, वरना हम वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश और नेत्र यानी वस्तु को देखने के लिए जरूरी है। इसके बाद जानते हैं प्रकाश जो होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। कौन सी रेखा में? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, इसे एक प्रयोग के द्वारा अगर समझाया जाए तो एक बंदे ने या एक व्यक्ति ने एक प्रयोग किया। एक पाइप लिया उसने और इस पाइप के आगे टॉर्च जला करके जब देखा गया और जब टॉर्च को जलाया गया तो क्या देखा गया कि प्रकाश की किरणें जो है वो आर पार चली गई, इस पाइप से आर पार चली गई। लेकिन जब उसी व्यक्ति ने इस पाइप को टेढ़ा कर दिया, अब की बार इस तरीके से कर दिया, तो जब पाइप को टेढ़ा किया ना तो प्रकाश की किरण नीचे तक नहीं आ पाया, जिससे पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, न कि टेढ़ी रेखा में। ठीक है, तो ये तो एक प्रयोग के द्वारा पता चल गया है ना। कई बार ये क्वेश्चन भी करता है, कई बार क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछा जाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, इसे एक प्रयोग के द्वारा लिखिए या समझाएं। तो आप प्रयोग के द्वारा समझा दीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत? 2 नंबर का सवाल रहेगा, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद अगर अगले पॉइंट की ओर चलें तो प्रकाश जो है ना वो एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग कहने का मतलब ये होता है कि प्रकाश जो है वो इस तरीके से गमन करता है, और प्रकाश का जो सबसे उच्चतम मान होता है इसे बोलते हैं श्रृंग, और जो न्यूनतम मान होता है उसे बोलते हैं गर्त। इसे बोलते हैं श्रृंग, इसे बोलते हैं गर्त। श्रृंग, गर्त, इस तरीके से प्रकाश गमन करते रहती है। यानी प्रकाश किस तरीके से गमन करती है? तो श्रृंग और गर्त के माध्यम से प्रकाश गमन करती है। यही कारण है कि प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग भी है। कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, क्योंकि ये श्रृंग और गर्त की भांति गमन करती है। आप अनुप्रस्थ तरंग को एक प्रयोग के द्वारा भी उत्पन्न कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक दीवार ले लीजिए और इस दीवार में कांटे को ठोक दीजिए, यहाँ पे कांटे से रस्सी को बांध दीजिए, और रस्सी को जब बांधिएगा यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो रस्सी को पकड़े हुए है ना, रस्सी को क्या किया हुआ है? पकड़े हुए।
तो जब ये रस्सी को झटकारेगा तो इस तरीके से संरचना हो जाती है, और ये संरचना क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है, जो कि लंबवत कंपन करती है। कैसा कंपन करती है? लंबवत कंपन करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। इसके अलावे प्रकाश तरंग जो है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। विद्युत चुंबकीय तरंग। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा प्रकाश एक प्रकार का और तरंग है। वो कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। एक तो अनुप्रस्थ तरंग है ही, इसके अलावे विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? तो प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंग इसलिए कहलाती है क्योंकि प्रकाश तरंगों को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं? तो जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग की बात किया जाए तो प्रकाश तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम क्या है? तो माध्यम को मतलब जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, सब माध्यम है। लेकिन निर्वात जो है वो निर्वात माध्यम है ही नहीं, क्योंकि ना तो वहाँ पानी है, ना हवा है, ना कांच है, ना कुछ है। तो वहां पर कोई भी माध्यम नहीं है, और उस माध्यम में भी प्रकाश गमन करती है। तो हम कह सकते हैं कि जरूरी नहीं कि प्रकाश के लिए माध्यम चाहिए ही चाहिए, है ना। वो उसे माध्यम अगर नहीं भी मिलेगा ना तो प्रकाश गमन कर जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग इसलिए क्योंकि इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, और इसके बारे में सर्वप्रथम बताया था मैक्सवेल ने। किसने बताया था? मैक्सवेल। इसके बारे में सर्वप्रथम कौन बताया था? मैक्सवेल नामक एक वैज्ञानिक था जिसने प्रकाश के बारे में बताया था। ठीक है, प्रकाश के बारे में क्या बताया था? तो उन्होंने कहा था कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। मैक्सवेल ने ही कहा था। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। तो इसके आगे याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि कभी आप कह रहे हैं कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, कभी आप कह रहे हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हमें एक बात बताइए, प्रकाश है क्या? ऊर्जा है कि तरंग है? ठीक है, अगर सवाल कर दिया जाए कि प्रकाश क्या है ना, और ऑप्शन में दे दिया जाए कि ऊर्जा है, कि तरंग है, कि कण है, कि इनमें से सभी है, तो आप क्या मानिए? क्योंकि प्रकाश एक प्रकार का कण भी माना गया है, क्लास 10 में पढ़ना है। ठीक है, और 11 12 में तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो प्रकाश एक प्रकार का कण भी है, तरंग भी है, और ऊर्जा तो है ही है। तो आप इसमें क्या टिक मारिएगा? इसमें आपको टिक ये मारना है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, क्योंकि सबसे पहले प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है ना। क्योंकि तरंग और कण प्रकाश है कि नहीं ये अभी तक पूर्ण रूप से साबित नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन तरंग कुछ सिद्धांतों के अनुसार प्रकाश को ये माना गया है कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग की भांति चलती है, और कुछ सिद्धांतों के अनुसार ये भी माना गया कि प्रकाश कण के अनुसार है, मतलब प्रकाश एक प्रकार का कण है। ठीक है, तो ये अभी फाइनली नहीं हुआ, लेकिन प्रकाश तो एक प्रकार का ऊर्जा है ही, क्योंकि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत भी अगर किसी को कहा जाता है तो वो कौन है? सूर्य है। ठीक है, क्योंकि सूर्य में सबसे ज्यादा प्रकाश होती है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत अगर कोई है तो सूर्य है, और ऊर्जा का भी सबसे बड़ा स्रोत वही है, सूर्य है। ठीक है, तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो सूर्य है, याद रखना है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलते हैं इसके आगे चलते हैं। प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होती है वो निर्वात में होती है। कहाँ होती है? निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक, है ना, किस में होती है? निर्वात में होती है, यानी निर्वात में अधिक होती है। यहां लिख देते हैं, प्रकाश की चाल
सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में। याद रखना है कितना होता है निर्वात में? तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है निर्वात प्रकाश की चाल। ठीक है, लेकिन अगर हवा की बात किया जाए ना, अब उतना बताने से अच्छा है कि हम इसे एक चार्ट के द्वारा ही बता देते हैं। जैसे इधर एक तरफ लिख देते हैं माध्यम और एक तरफ लिख देते हैं प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल क्या चीज में? तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में प्रकाश की चाल। ठीक है, सबसे पहला नंबर आपको याद रखना है निर्वात का। निर्वात में अभी पता है कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दूसरा हवा में, हवा में जो एक्यूरेट मान होता है वो 2.999 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन लगभग में इसे भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही माना जाता है। ठीक है, अगर लगभग में कहेगा तो 3 × ही 10⁸ ही बोलना है, लेकिन अगर एक्यूरेट बोलना रहेगा तो ये बोलना है। ठीक है, तीसरा आपको याद रखना है पानी में। पानी में प्रकाश की चाल जो होता है वो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चौथा आपको याद रखना है कांच का। कांच में प्रकाश की चाल होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद याद रखना है आपको हीरा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है हीरा का। हीरा में होता है 1.2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, हीरा में कितना है? 1.2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? इसके बाद और भी अगर आप याद रखना चाहते हैं तो और भी याद रख सकते हैं, जैसे तारपीन का तेल। तारपीन के तेल में जो प्रकाश की चाल होता है वो होता है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तारपीन में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? और भी कई सारे हैं, और भी अगर याद रखना चाहते हैं तो नायलॉन में प्रकाश की चाल 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत? ये सारे माध्यम है, इधर ये सारे माध्यम है और ये प्रकाश की चाल है। ठीक है, तो इसे याद कर लेना है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो निर्वात, हवा, पानी, कांच और हीरा, इतना जरूर याद रखना है 5। ठीक है, 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? निर्वात में होती है। निर्वात प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद अब हमको पढ़ना है प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब चलते हैं प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत का मतलब क्या हुआ? तो जो पदार्थ प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे बोलते हैं प्रकाश के स्रोत। ठीक है, जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है या फिर जो उत्सर्जित करता है, जो प्रकाश मतलब जो भी पदार्थ प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश के स्रोत। ठीक है, और कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है? तो सबसे पहले तो हम लोग जानते ही हैं कि सूर्य है
है ना, जो कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला अगर बात किया जाए तो तारे हैं। तारे के अंदर भी क्या होती है, प्रकाश होती है। और इसके बाद अगर बात किया जाए तो दीपक है ना, बल्ब है, ठीक है, इत्यादि कर दीजिए। हालांकि और भी कई सारे चीज हैं, ट्यूबलाइट है ना, मोमबत्ती है, दिया है, ये सारे हैं, ठीक है। अब अगर इसमें आप ध्यान से देखें तो प्रकाश की स्रोत तो हम जाने कि वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे कहते हैं प्रकाश के स्रोत। लेकिन अब इसमें अगर ध्यान से देखें तो सूर्य और तारे ये प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है, और दीपक, बल्ब, मोमबत्ती, दिया, है ना, ये सारे के सारे क्या है, मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश के स्रोत जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत और दूसरा प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत, ठीक है। प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत में मात्र दो ही है, सूर्य और तारे। अब आप कहिएगा चंद्रमा भी हो सकता है, चंद्रमा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा से प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक परावर्तित हो जाती है, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। याद रखिएगा जितने भी उपग्रह हैं और जितने भी ग्रह हैं ये सबके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सारे के सारे प्रकाश को पृथ्वी तक या फिर किसी अन्य ग्रहों में परावर्तित कर देता है, ठीक है। इसके पास अपना प्रकाश नहीं होता उपग्रह और ग्रह के पास, ठीक है। सिर्फ तारे ही ऐसे वस्तु है जो जिसके पास अपना प्रकाश होता है, ठीक है। तो सूर्य एवं तारे यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश के स्रोत जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा होता है मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत का अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो अभी बताएं सूर्य एवं तारे ये दो ऐसे वस्तुएं हैं जो प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं, तो वैसा प्रकाश के स्रोत जिसकी उत्पत्ति प्रकृति के द्वारा हुआ है उसे बोलते हैं प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत। और मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं, तो वैसा प्रकाश के स्रोत जिसकी उत्पत्ति मानव के द्वारा हुआ है, वैसा प्रकाश के स्रोत जिसका उत्पत्ति मानव के द्वारा हुआ हो उसे बोलते हैं मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत। जैसे हो गया दीपक, मोमबत्ती, है ना, दीपक, मोमबत्ती, बल्ब, दिया इत्यादि, है ना, बहुत सारा हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं, जैसे अब इसके आगे पढ़ना है दीप्त, प्रदीप्त या दीप्तिहीन वस्तु, दीप्तिमान वस्तु, ठीक है, क्योंकि ये सारे चीजें एक ही हैं, ठीक है। अब प्रकाश के स्रोत को दीप्त वस्तु बोलिए या दीप्तिमान वस्तु बोलिए या प्रदीप्त वस्तु बोलिए, ठीक है। अगर ये सब भी पूछ दिया जाए कि दीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु किसे कहते हैं तो हम यही बताएंगे कि जो पदार्थ प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे बोलते हैं दीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु, और जो पदार्थ प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे बोलते हैं दीप्तिहीन वस्तु या अदीप्त वस्तु, ठीक है। दीप्तिहीन या अदीप्त वस्तु बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप इस सारी चीजों का जवाब दे सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के किसी भी वस्तु में आर पार होने के आधार पर प्रकाश जो होती है, वस्तुएं जो होती है वह तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला होता है पारदर्शी। कौन सी होती है? पारदर्शी। पहला होता है पारदर्शी वस्तु। दूसरा होता है अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु। और तीसरा होता है पारभासी वस्तु, पारभासी वस्तु, ठीक है। बारी बारी से तीनों के बारे में जानते हैं। पारदर्शी वस्तु क्या है? तो कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण, जैसे हम ये वस्तु बनाएं, ठीक है, और इस वस्तु से यदि प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है तो हम कहेंगे
कि ये पारदर्शी पदार्थ है या पारदर्शी वस्तु है। ठीक है, तो पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? तो वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश आर पार हो जाती है उसे बोलते हैं पारदर्शी वस्तु। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका पारदर्शी वस्तु का एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल आप लोग भी जानते होंगे कि कांच होगा। सबसे पहले तो क्या होगा? कांच। दूसरा अगर इसका एग्जाम्पल बात किया जाए तो पानी भी इसका क्या है? पारदर्शी है। तीसरा अगर बात किया जाए तो हवा भी क्या है? पारदर्शी है ना। इसके बाद आगे चलते हैं अपारदर्शी वस्तु में। अपारदर्शी वस्तु जैसे मान के चला कि ये कोई वस्तु है, अगर इस वस्तु से प्रकाश की किरणें पार नहीं हो पा रही है तो हम कहेंगे कि ये अपारदर्शी वस्तु है। कौन सी वस्तु है? अपारदर्शी वस्तु है। जैसे अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ईंट होगा, है ना, ईंट होगा, पत्थर होगा, ईंट पत्थर, है ना, लकड़ी होगा, ये सारे क्या है? अपारदर्शी है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं पारभासी। पारभासी क्या हो गया? मान के चला कि ये कोई एक वस्तु है और इस वस्तु से प्रकाश की किरणों का कुछ अंश ही यहाँ से पार हो पाया, प्रकाश की किरणों का कुछ अंश ही पार हो पाया, तो हम ऐसे वस्तुओं को बोलेंगे पारभासी वस्तु। कौन सी वस्तु? पारभासी वस्तु, यानी वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश का कुछ अंश ही पार हो पाता है उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो जैसे में तेल से भींगा हुआ कागज, तेल से भींगा हुआ कागज, तेल से भींगा हुआ कागज, ये क्या है? पारभासी वस्तु है। और क्या है? घिसा हुआ शीशा, घिसा हुआ शीशा, तो घिसा हुआ शीशा भी क्या है? पारभासी वस्तु है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। ठीक है, अब एक चीज और पढ़ना है, वो है लास्ट, यहाँ पे एक पॉइंट लिख देते हैं, छाया। किसके बारे में? छाया के बारे में। अब समझिएगा छाया क्या होता है। छाया क्या होता है उसको समझना है। तो छाया किसे कहते हैं? कई बार ये भी सवाल आ जाता है। तो अब मान के चलिए अगर प्रकाश के किरण के सामने अगर कोई अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए तो उसके नीचे अंधेरा सा छा जाता है कि नहीं छा जाता है? अंधेरा सा छा जाता है। तो उस अंधेरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? छाया। यानी अगर इसको सही से बोलना है तो किसे कहते हैं? छाया। तो जब प्रकाश की किरण के सामने कोई अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो उसके नीचे अंधेरा सा छा जाता है, तो उस अंधेरे क्षेत्र को ही छाया कहा जाता है। ठीक है, तो उस अंधेरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? छाया। कोई दिक्कत? फिर से बोल देते हैं, जब प्रकाश की किरण के सामने कोई अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो उसके नीचे अंधेरा सा छा जाता है, तो उस अंधेरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? छाया बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी अगले क्लास में या अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम। ठीक है, अभी इसको यहीं तक रहने देते हैं। बाकी इसके आगे और भी पढ़ना है, जैसे दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, समतल दर्पण की विशेषताएं पढ़ेंगे। उसके बाद फिर दर्पण पढ़ेंगे। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, सारे चीज़ों के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर लेंस में चलेंगे और लेंस खत्म होगा तो फिर मानव नेत्र में चलेंगे। फिर मानव नेत्र के बाद फिर प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें ये साबित करके बताएंगे कि प्रकाश की किरण में 7 रंग होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये बारी बारी से सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, अभी ये पार्ट 1 है, अगले पार्ट 2 में इसके आगे चलेगा। ठीक है, बाय बाय।